हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UPSSC एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज हम मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 22 कर रहे हैं, यानी 650 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। तो 800-700 के लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से टॉप 30 MCQ क्वेश्चन के साथ। तो मिडवाइफरी पर हमने बहुत ही ज़्यादा सेशन किया है और आपने सेशन को प्यार भी दिया है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का सबसे खतरनाक रूप कौन सा है? प्रीक्लेम्सिया है, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप है कि इक्लेम्सिया है या क्रॉनिक उच्च रक्तचाप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का सबसे खतरनाक रूप कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया नहीं होता है, इक्लेम्सिया होता है। क्या? उच्च रक्त हाई ब्लड प्रेशर का क्या होता है सबसे खतरनाक रूप? क्या है? इक्लेम्सिया। नेक्स्ट कह रहा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का प्राथमिक लक्षण क्या हो सकता है? सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक रक्तस्राव, हृदय गति का तेज होना या त्वचा का पीला पड़ना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का हो जाएगा राइट आंसर सांस लेने में कठिनाई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? असमान पेल्विक संरचना किसे कहा जाता है? जिप्सी पेल्विस या एंथ्रोपॉइड पेल्विस या प्लेटी पेल्विस या एंड्राइड पेल्विस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा तीसरे का हो जाएगा प्लेटी पेल्विस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है नवजात में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का कारण क्या है? RH फैक्टर का असंगत होना, माँ का कुपोषण, भ्रूण का कम वजन, संक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है नवजात में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RH फैक्टर का असंगत होना। नेक्स्ट कार्ड प्रोलैप्स का प्राथमिक उपचार क्या है? भ्रूण की स्थिति बदलना, सिजेरियन सेक्शन, भ्रूण मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन थेरेपी। तो कार्ड प्रोलैप्स का प्राथमिक उपचार क्या है? तो हमारा हो जाएगा सिजेरियन सेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी किस समस्या का कारण बन सकती है? मिसकैरेज, प्रीक्लेम्सिया, भ्रूण का सीधा विकास, उपरोक्त सभी। तो हमारा छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन का पहचान कैसे होती है? अनियमित संकुचन, दर्द रहित संकुचन, गर्भाशय का हल्का कसाव, उपरोक्त सभी। तो कह रहा ब्रैक्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की पहचान कैसे होती है? तो हमारा सातवें का राइट आंसर होगा अनियमित संकुचन, दर्द रहित संकुचन, गर्भावस्था का हल्का कसाव, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हमारा क्या हो जाएंगे? सही, सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, एक सेकेंड। राइट आंसर हमारा क्या जाएंगे? सभी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कह रहा है नवजात में स्पाइना बिफिडा का प्रमुख कारण क्या है? फोलिक एसिड की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी। तो हमारा नवजात स्पाइना बिफिडा का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोलिक एसिड की कमी। स्पाइना बिफिडा का प्रमुख कारण क्या है? फोलिक एसिड की कमी। नेक्स्ट करा मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे अधिक जटिलता कौन सी हो सकती है? प्रीमेच्योर लेबर, ओवरड्यू लेबर, भ्रूण का असमान विकास, प्लेसेंटा प्रीविया। तो हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी में सबसे अधिक जटिलता कौन सी है? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रीमेच्योर लेबर। नेक्स्ट करा गर्भाशय का अटानी किस स्थिति में हो सकता है? लंबी प्रसव प्रक्रिया, प्लेसेंटा का न निकलना, अत्यधिक रक्तस्राव, उपरोक्त सभी। कर गर्भाशय का अटानी किस स्थिति में हो सकता है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो गर्भाशय का अटानी किस स्थिति में? लंबी प्रसव प्रक्रिया, प्लेसेंटा का न निकलना, अत्यधिक रक्तस्राव, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर नवजात में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रेजेनेज G6PD की कमी का प्रभाव क्या होता है? हीमोलिसिस,
एनीमिया, जॉन्डिस, उपरोक्त सभी। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज। G6PD की कमी का प्रभाव क्या होता है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन्डिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा और हीमोलिसिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है मेनिंगोसेल नवजात में किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, रीढ़ की हड्डी को, जिगर को, किडनी को। तो मेनिंगोसेल जो हमारा क्या है, मेनिंगोसेल नवजात में किस अंग को प्रभावित करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट करासेरी ब्रोप्लेसेंटा इंसफिशियंसी का कारण क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मधुमेह, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करासेरी ब्रोप्लेसेंटा इंसफिशियंसी का कारण क्या हो सकता है, तो 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में अत्यधिक मतली और उल्टी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, एंटीईमेटिक दवाएं या हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सारी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा फीटल डिस्ट्रेस का संकेत कौन सा है, फीटल हृदय गति का कम होना, मेकोनियम स्टेनिंग, भ्रूण की गतिविधि का कम होना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ से क्या है, 3 क्वेश्चन बनेंगे, फीटल डिस्ट्रेस, फीटल हृदय गति का कम होना, मेकोनियम स्टेनिंग या भ्रूण की गतिविधि का कम होना, तीनों क्या आती हैं, तीनों संकेत है किसके, फीटल डिस्ट्रेस के। नेक्स्ट कह रहा है अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किस समस्या का संकेत देता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, भ्रूण का कम वजन, प्लेसेंटा का खराब विकास। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किस समस्या का संकेत देता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट कर नवजात में हेमोफीलिया का कारण क्या है, जीन का दोष, आयरन की कमी, संक्रमण, विटामिन की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17वें कारण नवजात में हीमोफीलिया, किसका, हीमोफीलिया का कारण क्या है, जीन का दोष यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में माइक्रोसामिया का प्रमुख कारण क्या है, मातृ मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, लंबी प्रेगनेंसी, मातृ मोटापा। कर गर्भाशय में क्या, माइक्रोसामिया का प्रमुख कारण क्या है, तो माइक्रोसामिया का प्रमुख कारण है मातृ मधुमेह यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा एम्ब्रियो सिंथेसिस से किसकी जांच की जाती है, अनुवांशिक विकार, भ्रूण का वजन, भ्रूण की लंबाई, भ्रूण की हड्डी की मजबूती। कह रहा एम्ब्रियो सिंथेसिस किसकी जांच की जाती है, तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक विकार। नेक्स्ट कह रहा फीटल ब्रेडिकार्डिया की परिभाषा क्या है, फीटल हृदय गति क्या हो, कम होनी चाहिए 110 बीपीएम से, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फीटल हृदय गति कितना, 160 बीपीएम से अधिक होना चाहिए। फीटल हृदय गति 120 से 140 बीपीएम होनी चाहिए। फीटल हृदय गति स्थिर रहना चाहिए। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा फीटल हृदय गति क्या होना चाहिए, 110 से कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो 20वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है नवजात में एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप किस संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है, गोनोरिया और क्लैमाइडिया, स्टेफिलोकोकस संक्रमण या हर्पीज संक्रमण या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कर एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप किस संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है, कौन सी, एरिथ्रोमाइसिन ड्रॉप किस संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है, तो हो जाएगा गोनोरिया और क्लैमाइडिया। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर का सबसे सामान्य कारण क्या है, यूटीआई, मूत्र संक्रमण या प्लेसेंटा प्रीविया, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की कमी या प्री क्लेम्सिया। तो हमारा यहाँ पर करा क्या, प्री टर्म लेबर का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो 22वें का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, यूटीआई, मूत्र संक्रमण। नेक्स्ट कर फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन एफजीआर की प्राथमिक पहचान कैसे की जाती है, अल्ट्रासाउंड से, एम्ब्रियोसिंथेसिस से, सीटी स्कैन से, एक्सरे से। तो करा फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन एफजीआर, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन की प्राथमिक पहचान कैसे की जाती है, तो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट
कर गर्भवती महिला में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का सबसे सामान्य परीक्षण कौन सा है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड यूरिया टेस्ट, केटोन्स टेस्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए क्या होता है हमारा? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी GTT। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का प्राथमिक कारण क्या है? प्रीमेच्योरिटी, मातृ मधुमेह, लो बर्थ वेट, उपरोक्त सभी। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नवजात शिशु में क्या? नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का प्रमुख कारण प्रीमेच्योरिटी, मातृ मधुमेह या लो बर्थ वेट, ये तीनों क्या होंगे? हो जाएंगे सही। नेक्स्ट, कर प्लेसेंटा एक्रेटा की स्थिति में प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? प्लेसेंटा की गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाना, प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, प्लेसेंटा का छोटा आकार, प्लेसेंटा का फट जाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर प्लेसेंटा एक्रेटा की स्थिति में प्रमुख कारण क्या? ऑप्शन नंबर प्लेसेंटा का गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाना। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा? हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का प्राथमिक जोखिम कारण क्या है? माँ का भ्रूण के रक्त समूह से संगति, असंगति, भ्रूण का समय से पहले जन्म, भ्रूण का कम वजन, संक्रमण। तो कह रहा है क्या? हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का प्राथमिक जोखिम क्या है? तो माँ का भ्रूण के रक्त समूह से क्या होना? असंगत, मतलब क्या? अलग होना, संगत समान न होना। माँ और भ्रूण के रक्त का समूह क्या? समान न होना, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहलाता है। नेक्स्ट, कह रहा है नाल कार्ड यानी अर्लिंगमेंट का सबसे खतरा सबसे अधिक कब होता है? का खतरा सबसे अधिक कब होता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन या सिजेरियन सेक्शन या प्रीमेच्योर लेबर या प्लेसेंटा प्रीविया। कह रहा नाल कार्ड अर्लिंगमेंट का सबसे खतरनाक है का खतरा सबसे अधिक कब होता है? तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीच प्रेजेंटेशन में नाल कार्ड अर्लिंगमेंट का खतरा सबसे अधिक होता है। किसमें? ब्रीच प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट, करा प्रीक्लेम्सिया के निदान के लिए प्रमुख लक्षण कौन सा है? हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया, लो ब्लड प्रेशर और उल्टी, रक्तस्राव का सांस लेने में कठिनाई, लो हीमोग्लोबिन स्तर। तो हमारा 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट और लास्ट, कर गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन कब दी जाती है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, उपयुक्त समय अनुसार 2 खुराक। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन कब दी जाती है? उपयुक्त समय अनुसार क्या करते हैं? 2 खुराक दी जाती है। जब समय जिस जगह समय जरूरत हो क्या? 2 खुराक दी जाती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपको कितने सही हुए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की चल रही है। और बाकी भी जो भी पढ़ाए जा रहे हैं सेशन, उसको भी देखते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्या सिर्फ मिडवाइफरी से ही आएगा, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्या मिडवाइफरी से सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, सभी टॉपिक पर ध्यान दीजिए, और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहें, जनरल साइंस आपके एग्जाम में आता है, तो इस समय जनरल साइंस की भी क्लास चल रही है, तो उस पर भी क्या करें, उसको भी देखते रहिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे हम क्या करते हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकें। बस आपका लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ही क्या हमारे लिए मोटिवेशन साबित होगा और आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।